आपकी बात छत्तीसगढ़ में जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो विधानसभा चुनाव के अलावा एक और बड़ी खबर है। वो खबर है कि आरक्षण को लेकर क्या छत्तीसगढ़ में रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या आरक्षण अब जल्द ही जो 76% आरक्षण कर दिया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो क्लियर हो जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लंबित विधेयक को लेकर एक टिप्पणी की जिसके बाद कांग्रेस ने 76% आरक्षण के मुद्दे को फिर से उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा से पारित किया गया कोई भी विधेयक या प्रस्ताव राजभवन में निलंबित नहीं रह सकता, या तो उसे पास कर दीजिए, अगर ठीक है तो, नहीं है तो वापस विधानसभा भेज दीजिए, जो भी चेंजेस हैं वहां से वो हो जाएंगे। तो ये टिप्पणी है, आपको बता दें कि बहुत ही महीन रेखा होती है विधायिका और न्यायपालिका के बीच, और उसका बड़ा सम्मान करते हुए एक टिप्पणी दी गई है, एक इंडिकेशन दिया गया है। लेकिन क्या ये एक ऑर्डर की तरह लागू हो जाएगा? क्या विधानसभा से पारित किया गया प्रस्ताव या विधेयक जो है उसे राजभवन जो है वो बाध्य होगा कि उसके ऊपर डिसीजन लेना है या उसको होल्ड करके रखा जा सकता है? ये तमाम पेचीदगियां हैं, लेकिन एक उम्मीद बंधी है। जब बिहार में 75% आरक्षण लागू हुआ था तभी हमने डिबेट किया था और ये दर्शकों से को बताया था कि जब वहां हुआ है तो यहां क्यों अटका है, वहां कम समय में हो गया, यहां किस वजह से अटका है। इसके बाद कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी जीत एनआईए की जांच को लेकर के कथित तौर पर जो झीरम घाटी कांड था कुछ दिनों पहले, वो भी कांग्रेस के सरकार के फेवर में चली गई थी वो चीज, क्योंकि वहां पर स्थानीय यानी कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को जांच करने का अधिकार जो है वो है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। एनआईए की अपील को, आपत्ति को दरकिनार कर दिया था। तो बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट से दो ऐसे बड़े टिप्पणियां कह लीजिए, फैसले कह लीजिए, इंडिकेशन कह लीजिए आए हैं जो कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हैं कांग्रेस को। हालांकि ये चुनाव के बाद हो रहा है, लेकिन आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है। ये दिलाएगा किससे फायदा, किसकी होगी शय, किसकी होगी मात, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले आपको एमपी माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में जो सीएम बघेल हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, कितनी खुशी जताई है, और उस पर जो बीजेपी है वो कैसे पलटवार कर रही है। वहां पर बीजेपी संविधान का भी हवाला दे रही है। ये बयान सुनाते हैं कि इसे लेकर सियासत कैसे गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो सभी राज्यपालों के लिए है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उससे अलग तो है ही नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें संज्ञान लेना चाहिए राज्यपाल महोदय को, और जो भी उसमें लिखना है, वापस करना है, स्वीकृत करना है, वो करें। देखिए, मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे कि चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, उनको सही न्याय मिले, उनको हक मिले। एक उलझा कर जो है उसको बिल को जो है इन्होंने वहाँ पर बहुमत के आधार पर पास किया और भेजा। राज्यपाल जी से कभी चर्चा नहीं की कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश है तो कोर्ट के निर्देश को सभी लोग पालन करते हैं, उसके अंदर में कहीं किंतु परंतु नहीं है। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। छत्तीसगढ़ में अब मिलेगा बढ़ा हुआ आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सस्पेंस हुआ खत्म। ये खत्म हुआ है या अभी बरकरार है, इस पर भी बात करेंगे। विधेयक आगे बढ़ेगा या वापस जाएगा? आरक्षण का मुद्दा क्या गुल खिलाएगा? बिहार में 75% आरक्षण मिला, छत्तीसगढ़ में किसकी कमी से बिल अटका? यह भी बड़ा सवाल है, जनता यह भी हिसाब मांगेगी। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण का रास्ता साफ, किससे मिलेगा क्रेडिट? चुनाव के बाद भी एक बड़ा मुद्दा तो यह रहेगा और इसका क्रेडिट हर पार्टी उठाना चाहेगी, लेकिन जिसकी जीत होगी वो क्रेडिट लेगी या दूसरी पार्टी लेगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास लोग जुड़ गए हैं। आइए सीधे रुख कर लेता हूं अपने मेहमानों का। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं सर मैं आपका। मेरे साथ नितिन भंसाली जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नितिन जी, वेलकम टू माय शो। हमारे साथ राम अवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। राम अवतार जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और आज हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, कानूनविद और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय चड्ढा जी को आमंत्रित किया है। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। और मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं उससे पहले संजय जी से आज रुक कर लेता हूं क्योंकि ये तकनीकी पेच है। संजय जी, यहां से मैं शुरू करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है, फैसला नहीं दिया।
मेरे जरा छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को समझाइए कि टिप्पणी फैसले का क्या अंतर है और टिप्पणी क्या बाध्य करती है किसी भी संस्था व्यक्ति को कि वो उसके अनुरूप, उस टिप्पणी के अनुरूप ही फैसला करे। अभिलाष जी, बहुत अहम बात है ये जी, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 2 मिनट जरूर लूंगा जी। एक पूरी बात आपके सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहूंगा जी कि जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, लेकिन गवर्नर को एक्ट जो करना है, जो काम करना है, वो एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट करना है। वो अपने मन से नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ा बात है। आर्टिकल 168 में गवर्नर की पावर्स को दिया गया है। आर्टिकल 200 में बहुत स्पष्ट शब्दों में जो बिल के समर्थन में, जब बिल आए तो क्या करना है गवर्नर को, उसको ऑप्शंस दिए गए हैं। उसमें सब लोग कहते हैं कि 4 ऑप्शन है, मैं कहता हूं 3 ही ऑप्शन। क्या है वो 3 ऑप्शन? पहली ऑप्शन है कि अपनी संतुति दे दें कि ये बिल आया और इसको मैं स्वीकार करके भेज रहा हूं, क्योंकि कानून में ये प्रोविजन है कि जब असेंबली पास कर देगी उसके बाद गवर्नर उसको अप्रूव करेंगे। दूसरी चीज है कि वो अपने मन से उसमें जो उसका अध्ययन करने के बाद कोई अमेंडमेंट, कोई तरमीम हो, वो लेके उसको ऐड करके आप वापस दे दी असेंबली को नोट बना के, और वो असेंबली उसमें फिर से एक्शन करे। और तीसरी ऑप्शन है कि गवर्नर उसको स्वतः प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दे, उनकी संतुति के साथ उस कार्य को करें। और ये अगर असेंबली दोबारा उनको वापस भेज देती है दूसरी ऑप्शन में, तो गवर्नर बाध्य है उसको स्वीकार करने के लिए। अब इसमें है कि दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत, कानून बड़ा क्लियर है, दिक्कत यह है कि वो अपने जेब में रख के बैठ जाते हैं और सालों साल निकल जाते हैं और कोई एक्शन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके गवर्नर को कंसेंट होके देना है वापस। ऐसी स्थिति में क्या गवर्नर ये कर रहे हैं? जवाब है नहीं। अभी हमने केरल का, अभी हमने तमिलनाडु का और कई ऐसे राज्यों के उदाहरण भी देखे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई, यहां तक कि ये कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। गवर्नर्स को कहा ये आप कर रहे हैं, ये आग से खेल रहे हैं, चुनी हुई सरकारों में दखलंदाजी कर रहे हैं, जनता की आवाज को दबा रहे हैं। ये सब शब्द मेरे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं ये बात। तो अब ऐसी स्थिति में निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आपको यथाशीघ्र इन बिलों पे निर्णय लेना है। अभी फिर यहां पे एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से, जैसा आपने भी बताया कि कोई टाइम लिमिट तो कोई है नहीं। ये टाइम लिमिट का इशू भी अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है कि क्यों नहीं एक मियाद बना दी जाए कि 25 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर वापस अपनी कंसेंट देंगे, या अपना जो भी राय है तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेंगे जी। ये तो है कानूनी व्यवस्था। मुझे माफ करिएगा, मैंने समय बहुत लिया, लेकिन एक्चुअल में पोजीशन ये है जी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे विस्तार से आपने समझा दिया, क्योंकि इसमें तकनीकी पेचों में ही हमारे छत्तीसगढ़ का भविष्य, नौकरी, शिक्षा सब अटकी हुई थी। अब मैं आ जाता हूं नितिन भंसाली जी आपके पास। नितिन जी, पहले एनआईए के मामले में आपको राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से, और अब इस फैसले को, इस टिप्पणी को माफ कीजिएगा, आप राहत के तौर पर देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम तो प्रदेश के युवाओं का, प्रदेश के आरक्षण लाभार्थियों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। हमने तो जिस समय ये विधेयक विधानसभा में पास करवाकर गवर्नर हाउस भेजा, वो भी मैं आपको बता दूं कि तत्कालीन गवर्नर जो थी, गवर्नर मैडम अनसुईया उइके जी ने कहा था कि आप आरक्षण बिल, संशोधन आरक्षण बिल जो है वो विधानसभा से पास करवाकर भेजिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। बिल्कुल विशेष सत्र बुलाया गया, जो नियम के हिसाब से जो चर्चा होती है, विपक्ष के सदस्य भी उसमें शामिल थे, सर्वसम्मति से वो विधेयक पारित होकर, पास होकर वो आया गवर्नर हाउस। उसमें क्वेरी निकाली गई। पहली बार ऐसा हुआ अभिलाष जी कि विधानसभा ने विधेयक पेश किया, विधानसभा से पास करवाकर, और जवाब पूछे गए, सवाल किए गए विभागों से, विभिन्न विभागों से कुछ सवाल किए गए, 10 क्वेरी निकाली, 10 की 10 क्वेरी का जवाब भी राज्य सरकार ने बनाकर भेज दिया। अब आज तक ये विधेयक लंबित है। धन्यवाद करूंगा सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने अन्य राज्यों के उसमें संज्ञान लिया और ये कड़ी टिप्पणी की है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि भविष्य के
साथ जो यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजभवन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं का और आरक्षण लाभार्थियों का, उस पर निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। हम प्रदेश में समान अधिकार के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके अनुपात पे लाभ देना चाहते हैं। 76% आरक्षण का बिल हमने विधानसभा से पारित करवाकर राजभवन भेजा है। हम समझते हैं शायद राजभवन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को शायद समझे और उचित निर्णय तत्काल ले। ठीक है मुकेश जी, ये जब विषय आ रहा है तो बड़ा धर्म संकट रहता होगा आप जैसे नेताओं के सामने, क्योंकि एक तरफ तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो चाहते हैं कि आरक्षण का मसला क्लियर हो जाए, आगे पीछे जो भी होना है, और एक तरफ पार्टी की अनुशासन या पार्टी के प्रति आपकी वफादारी है। अब इस धर्म संकट के बीच खड़े हर बीजेपी कार्यकर्ता और नेता के तौर पर मुकेश शर्मा जी से मैं जानना चाहता हूं, आप इस फैसले को लेकर खुश हैं या आपको लगता है कि बेवजह का दबाव बनाया जा रहा है, इसे पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है टूल के तौर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने, और हम इस पक्ष में हैं कि हमारे प्रदेश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के श्रेणी में आने वाले भाइयों को न्याय मिले। और विधानसभा में ये बता तो रहे, विधानसभा में हमने बिल पास किया, भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया उसमें। भारतीय जनता पार्टी भी इस पक्ष में थी कि ये बिल पास होना चाहिए, हमने भी उसमें सहयोग किया। कहीं ना कहीं ये संविधान की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग, इन्होंने संविधान की कितने बार धज्जियां उड़ाई है, इनको पहले समझना चाहिए। यदि नीति और नियत साफ हो तो मेरा मानना है कि हमारे प्रदेश के युवाओं को ये तकलीफ नहीं झेलना पड़ता। ये राजनीति करते हैं हर जगह, इनको कहीं ना कहीं राजनीति से ज्यादा मतलब है बनिस्बत उन युवाओं के भविष्य के। कहीं ना कहीं आप देखिए, ये आरक्षण को लेके पदोन्नति वाले विषय में भी 2019 के अंदर में नोटिफिकेशन जारी हुआ और याचिका लगाई गई, 7 दिन के अंदर में मांगा गया जवाब, और उसमें भी इन्होंने जवाब नहीं दिया और उसमें भी रोक लगी। तो कहीं ना कहीं ये हर विषय पे राजनीति करना चाहते हैं, और हर नाकामी को, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में हर नाकामी को थोपने का क्या काम? ठीक है, तो कहीं ना कहीं, और मैं तो कहूं 15 साल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पूरा लाभ आरक्षण का लोगों को मिला है, हमारे आदिवासी भाइयों को मिला है ना। ठीक है सर, वो इतिहास में आपने लाभ दिया था, इतिहास में उसका लाभ आपको भी मिला, और उसके बाद जब कुछ गड़बड़ियां हुई तो इतिहास में फिर उसका नुकसान भी हुआ। हुई तो इनकी जिम्मेदारी है, सरकार में बैठे हुए हैं, ठीक है, चाहिए इनको। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं इनको। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों डालना चाहते हैं? ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं आ जाता हूं राम अवतार तिवारी जी के पास। तिवारी जी आपसे यह जानना चाहता हूं, जरा पीसीआर ध्यान रखेंगे कि कोई बोल रहा है तो उसका ऑडियो म्यूट नहीं करना है, प्लीज। मैं आऊंगा नितिन जी आपके पास, मैं आ रहा हूं तिवारी जी के पास। तिवारी जी, बीजेपी कांग्रेस को किसको पॉलिटिकल फायदा मिल सकता है इस पूरे मामले से, और क्या एक के बाद एक कांग्रेस को दो बड़ी राहत, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एनआईए के मामले में और अब यहां पर, यह कांग्रेस को कहीं ना कहीं मोरली सोशली फेवर कर रही है? अभिलाष जी, पहले तो ये जो है उससे कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस ने विधेयक लाया था, कांग्रेस विधेयक के लिए आंदोलन प्रदर्शन करती रही, मांग करती रही, परंतु विधेयक राजभवन में रुका रहा। तो दूसरी तरफ विधानसभा में इसका समर्थन भाजपा ने भी किया था, मगर ये कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से भाजपा के नेताओं को ये लग रहा था कि इसका श्रेय कहीं कहीं कांग्रेस को मिल जाएगा, इसलिए इसको रोक के रखा गया था। ठीक है, और रोक के लटका के रखे रहे, और लटका के ये मामला अभी तक लटका हुआ है ही है। इसमें अभिलाष जी 2-3 बातें हैं। हम देश भर के राजभवनों को देखें तो राजभवन को जो अधिकार है, कर्तव्य है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों का अपने अपने अधिकार हैं। कोई किसी के अधिकार पर अगर अतिक्रमण करेगा तो ऐसी स्थिति में ऐसे विवाद उत्पन्न होंगे। सबके अपने अपने काम है,
जब विधायिका ने एक कानून बना दिया है, उसको कानून बनाने के अधिकार है और सर्वसम्मति से कानून बनाया है, तो उस कानून को पास करना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट भी का ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आग से खेल रहे हैं, उसका मतलब क्या है। और जिस तरह से टिप्पणी और बात आ रही, देश भर के राजभवनों को, राजभवन को पर्दे के पीछे से कहानियां अलग आ रही है क्या, कोई और संचालित कर रहा है, कोई और दुरुपयोग कर रहा है क्या। इसी समय हो रहा है कि इसके पहले भी कांग्रेस सरकार केंद्र में थी तब भी हो रहा था। तो राजभवन को मिले अधिकार, कर्तव्य और राजनीतिक स्थितियों पर कई दशकों से विवाद की स्थितियां बनी हैं और इसीलिए ये सब उत्पन्न होता है। ठीक है, सबको अपना अपना अगर काम करने दें तो ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। ठीक। और जो नियम कानून सबके स्पष्ट लिखे हुए हैं, उन नियम कानून का पालन सभी करें, ठीक, तो एक जो सरकार सही तरीके से चलेगा। ठीक है सर। अन्यथा अपने सबके राजनीतिक एजेंडा है, सबकी राजनीतिक सोच है, सब लाभ हानि में अगर देखते रहेंगे तो ये सियासी संग्राम मचा रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। मैं वापस आता हूं संजय चड्ढा जी आपके पास। संजय चड्ढा जी, देखिए ये जो आरक्षण का फैसला है, ये केवल छत्तीसगढ़ की दिक्कत नहीं थी, इसमें ये यहां पर इतनी ज्यादा तकनीकी दिक्कतें पैदा हो गई थी कि कई राज्य इससे प्रभावित थे। मध्य प्रदेश, गुजरात, उधर कर्नाटक से निकला मामला, बिहार का अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें थी। क्या आपको लगता है कि ये एक कहते हैं ना कि रीशेपिंग ऑफ द लॉ सिस्टम और एडवाइजरी सिस्टम जो है वो हो रहा है, और ये अच्छी पहल है कि जब दिक्कतें सामने आती तभी उनका निराकरण निकलकर सामने आता है, पर ये इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करना जरूरी हो गया है। देखिए, निहायत बिल्कुल सही कहा आपने बात की। क्या है कि एक स्थिति बहुत स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं, कानून क्या है, लॉ क्या है। लॉ जरूरत के हिसाब से आपकी सेवा में आता है, आपके यहां बाधा क्रिएट करने नहीं आता है। तो वो सेवा की जगह बाधा क्रिएट हो रही थी, तो इसलिए इस तरह के जो क्लैरिफिकेशंस हैं, इस तरह जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर म्याद हो जाती है तो बाध्य है गवर्नर फिर किसी और के उस पर नहीं चल सकते। जब एक म्याद हो गई कि इतने दिन में आना है तो उतने दिन में आएगा, और वो म्याद देना मेरे ख्याल से बहुत सही रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये म्याद सिर्फ 30 दिन की होनी चाहिए। 30 दिन के अंदर तीनों में से कोई भी एक्शन कर ले, या तो स्वीकृति दें या वापस भेजें या राष्ट्रपति को भेजें, इन तीनों में से। अभी तक एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज को सोचा ही नहीं था कि राज्यों और केंद्र में ऐसा होगा। उस वक्त की परिस्थितियां जो थी उस हिसाब से मुफीद व्यवस्था बनाई थी, पर वक्त के साथ, और ये बहुत अच्छे से संजय जी बता रहे हैं कि लॉ जो है वो अडॉप्टिव चेंज करता रहता है ताकि समाज में आ रही दिक्कतों को बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। मुकेश शर्मा जी, मुझे लगता है बीजेपी भी वेलकम करेगी इस प्रोसीजर को कि अगर एक लॉ टाइम बाइंडिंग प्रोसीजर हो जाती है, क्योंकि ये सबके लिए अच्छा है कि आपको एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट कर दीजिए, रिजेक्ट करना रिजेक्ट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत है 30 दिनों तक इस पर सोच विचार कर लीजिए। स्पेशल केस में अगर कोई चीज मांगी गई है तो उसमें एक लिमिट जो बढ़ाई जा सकती है। तो जैसे बीजेपी की केंद्रीय मोदी सरकार संविधान में इतने सारे संशोधन कर लोगों की दिक्कतों को दूर कर रही है, तो यह दिक्कत भी अगर दूर होती है व्यवस्थात्मक जो है, तो आपको मुझे लगता है कि बीजेपी इसका स्वागत करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासी वर्ग के साथ खड़ी रही है, जनजाति वर्ग के साथ खड़ी रही है। आप तो सबके साथ खड़े हैं, कहीं शेड्यूल कास्ट के साथ खड़ी हुई है। इसका एकदम मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ जी। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जब अभी ये संविधान की बात और संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह उठाने वाले, इनको विश्वास करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा आदिवासी वर्ग के हित के बारे में सोचने वाली पार्टी है, क्योंकि हमने ही इस देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी बहन को बिठाया है। और उस समय कांग्रेस पार्टी से सहयोग लेना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने सहयोग किया नहीं, और अब ये बात करते हैं आरक्षण पे और भारतीय जनता पार्टी पे, संविधान पे, संवैधानिक संस्थाओं पे। तो इनकी आदत है हमेशा संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह उठाना। इंतजार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि यदि संविधान है तो सबके लिए है,
और संविधान पे विश्वास करके मुकेश शर्मा जी, ठीक है, पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात कही मुकेश शर्मा जी जो बात कर रहे हैं। संजय जी एक सेकंड जरा मुझे और एक इस पर प्रकाश डालिए कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंचा तो एक पार्टी तो वो हो गई जो कांग्रेस का पक्ष है कि जल्द से जल्द निराकरण कर दीजिए, आगे पीछे जो करना कर दीजिए। इसमें दूसरी पार्टी कौन थी और वो क्या दलील दे रहे थे? ये कोई जानकारी क्या केंद्र की तरफ से कोई आता है, राजभवन से कोई नुमाइंदगी करता है? ये संजय जी जरा बताइए। संजय जी का ऑडियो देंगे प्लीज जी। गवर्नर डायरेक्ट पार्टी नहीं होते हैं इन केसेस में। केंद्र सरकार की तरफ से हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने व्यू रखा था और उनका जो है उन्होंने एक ये स्पष्टता नहीं दी थी उन्होंने, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, और अभी इसमें उन्होंने समय मांगा है। जो भी बातें मैंने कही, यहां तक कि इसको क्या कहा, आप स्तब्ध रह जाएंगे कैलाश भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन, इतना बड़ा शब्द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो एक काम है गवर्नर्स, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन है। तो इतनी कड़ी टिप्पणी के बाद लगता है कि जो बेंच है और सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है वो बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि एक मियाद होनी चाहिए, इस तरह से बिलों पर रोकना, उन पर बैठे रहना, इससे जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है नितिन जी, तो ये आरक्षण विधेयक आप लाए थे, आप चूंकि आप कह रहे हैं सत्ता में आएंगे तो आप ही लोगों तक पहुंचाएंगे, आप ही दिलाएंगे। जैसे वो मंदिर, जो वो मंदिर की तारीख बता रहे थे, मंदिर के लिए बोल रहे थे, ऐसे इसका क्रेडिट आप भी लेंगे। आप ये देखिए, हम ये मंदिर मस्जिद मुबारक हो इनको। अभिलाष जी, हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसे विषय में बात भी नहीं करना चाहते। आरक्षण एक सेंसिटिव मामला है, साल भर हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से टिप्पणी कर रहा है तो हम तो साल भर से परेशान हैं। कई बार करस्पॉन्डेंस हो गए, हमारे मंत्री गए, मुख्यमंत्री लिखे, हमने जवाब भेजे। पर देखिए, मैं एक चीज ये मुकेश शर्मा जी अभी बड़ा जोरदार बोल रहे थे कि ऐसा है वैसा है, हमने समर्थन किया। एक बार भी इस एक साल में भाजपा का कोई विधायक, पूर्व मंत्री या नेता गवर्नर मैडम के पास या गवर्नर साहब जो अभी हैं उनके पास जाकर एक बार भी निवेदन नहीं किया कि इस आरक्षण बिल को आप पास करिए, इस पर हस्ताक्षर करिए। सिर्फ इस पर ये राजनीति करते रहे। हमने कितनी बार इस विषय में कोशिश की। क्या भाजपा अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब क्या राजभवन में जाकर अरे भैया आपने वहां समर्थन दिया तो आपका फर्ज बनता है प्रदेश के युवाओं के, प्रदेश के भविष्य के आरक्षण लाभार्थियों के हितों के लिए आपको राजभवन जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है। आपने नहीं की, आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की। क्या अब आप जाएंगे, क्या अब आप 76% के हमारे आरक्षण के विधेयक को समर्थन देंगे? कहिए जिम्मेदारी से, क्या आप देंगे इस पर? ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है, माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा सर, समय खत्म हो रहा है। मैं एक बार जल्दी से फाइनल कमेंट ले लेता हूं रामावतार तिवारी जी से। रामावतार तिवारी जी, क्या आरक्षण का यह मुद्दा छत्तीसगढ़ के सियासी मुद्दों में बड़ा मुद्दा बनेगा और चुनाव के बाद जिसको भी क्रेडिट मिलेगा इसका वो बड़े फायदे में रहेगा? लेकिन एक सवाल यह भी है कि जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमें क्रेडिट मिले वो सत्ता में रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन यह क्या कांग्रेस के फेवर में जाएगा? दोनों सवालों का संक्षेप में जवाब सर। देखिए, एक तरफ जाति जनगणना का मुद्दा देश में बड़ा तेजी से उभर कर आ रहा है जी, दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर जिस तरह अनुसार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी पूरा साफ तौर पर कहा है क्या करना चाहिए। उन्होंने नैतिकता के आधार पर अब राजभवन को सब करना चाहिए। इसमें ज्यादा जो राजनीति है, किस दल को फायदा होगा, किस दल को नुकसान होगा, ये ना देखते हुए ये देखना चाहिए कि जो दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग है, जिसको न्याय दिलाने, जिसकी सुविधा दिलाने की बात हो रही है, उसको सुविधा मिल सके, उसके लिए शासन और प्रशासन को सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम ये देखते रहेंगे कि इस पार्टी को फायदा होगा, इसको नुकसान होगा, तो हर चीज में जो राजनीति देखेंगे। ठीक है, तो हम जिस वर्ग को इतने साल आजादी के बाद उठाना चाहते हैं, उनको सुविधा देना चाहते हैं, फिर वो हो नहीं पाएगा। अपने उतने राजनीतिक उद्देश्य के तहत जी सर, इस मामले को लटकाए रखने के छोड़कर
राजनीति से ऊपर उठकर अब काम करना चाहिए, तब सही कदम होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आरक्षण का एक पेच जो बड़ा फंसा हुआ था उसकी तरफ से अब लग रहा है कि कोर्ट राहत मिली है। अच्छी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों चाहते हैं कि आरक्षण का ये जो विधेयक है ये पास हो जाए और लोगों को आरक्षण मिले, पर सवाल यह है कि आखिर ये अटक क्यों जाता है बार बार। अब जब सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी आई है तो इसमें जाहिर सी बात है तेजी आएगी, पर यह किसके हिस्से में जाएगी इसकी क्रेडिट, यह भी बड़ा सवाल है। शुक्रिया अदा करूंगा मैं मुकेश शर्मा जी आपका, नितिन भंसाली जी आपका, राम अवतार तिवारी जी आपका, संजय चड्डा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम तकनीकी पहलुओं से हमें अवगत कराने के लिए। साथ ही साथ दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।